तो सबसे पहले आपने एक लव सिंकिंग फंड देखा होगा, उसके बारे में सुन लें। ये कोई नई चीज नहीं है। सिंकिंग फंड जस्ट लाइक एक अकाउंट है जिसमें आपको फ्यूचर में कुछ पैसे चाहिए होते हैं। सपोज आपको आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स या आफ्टर 15 इयर्स आपको कुछ पैसे चाहिए, और आप उन पैसों को किस तरह से इकट्ठा करोगे? इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में। मतलब अगर आपको सपोज आज के 10 साल बाद किसी के 10 लाख रुपए देने हैं, आपको लगता है कि 10 साल में के बाद मेरे पास इकट्ठे 10 लाख रुपए नहीं आने, मैं कुछ ऐसा काम करूं कि जैसे ही मैं थोड़े थोड़े पैसे आज जमा करना शुरू कर दूं कि जैसे 10 साल गुजरे मेरे पास 10 लाख हो। तो आप बैंक में चले जाते हो कि भाई मुझे 10 साल बाद 10 लाख चाहिए, वो आपको एस रखकर आर फाइंड करके दे देगा, वो आप इंस्टॉलमेंट जमा करवाते रहो। दैट इज अ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या है? बेसिकली आप फ्यूचर में कुछ अमाउंट आपको चाहिए होती है, आप उसके लिए कुछ अमाउंट सेट असाइड करना शुरू कर देते हो। सेट असाइड मतलब सेव करना शुरू कर देते हो, अलग करना शुरू कर देते हो। तो सिंकिंग फंड एक टाइप ऑफ फंड है या एक अकाउंट है जिसमें होता क्या है कि आपको फ्यूचर में पैसे चाहिए होती हैं और आपने उसको इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में इकट्ठे करने होते हैं। दैट इज अ सिंकिंग फंड। एन्युटी भी यही है, लेकिन एक नाम बनाया गया। जैसे अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाओ, वो कहते हैं ये करंट अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है, एक डिपॉजिट अकाउंट है, बताया जी आपने कौन सा अकाउंट ओपन करवाना। तो ये भी एक तरह का सिंकिंग फंड एक नाम है जिसमें फ्यूचर में पैसे चाहिए होते हैं और वो इकट्ठे कैसे करने हैं? इंस्टॉलमेंट की फॉर्म। अगर आप इसकी डेफिनेशन अपनी बुक में देखो एक नजर, ये आ जाए जी, पेज नंबर होगा आपके पास 146। सिंकिंग फंड, a business wishes to set aside a fixed amount, a regular interval of time। ये जो फिक्स सम ऑफ मनी एट रेगुलर इंटरवल है, इसे क्या बोलते हैं हम? इंस्टॉलमेंट, आर जिसे हम बोलते हैं। टू अचीव स्पेसिफिक सम एट सम फ्यूचर पॉइंट इन टाइम, आपको फ्यूचर में एक सम चाहिए होता है, उसके लिए आप एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक अमाउंट जमा करवाते रहते हो, उसे सिंकिंग फंड कहा जाता है। बट ये बात कन्फर्म है, सिंकिंग फंड में एस रखकर आर फाइंड किया जाता है। सिंकिंग फंड में एस रखकर आर फाइंड किया जाता है बस। कभी भी इसका, वैसे तो कुछ जगहों पे मैंने देखे, आगे जब आप जाओगे ना तो वहां प्रेजेंट वैल्यू से भी आर फाइंड किया जाता है, लेकिन आपने कैसे करना है? एस रखकर आर फाइंड करना है, आपका आंसर वही आएगा। जैसे सपोज आपको ये कह दिया जाता है कि मिस्टर ए वांट्स अ सम ₹900,000 after 8 years. How much he deposited? At the end of each year at the rate of 10% compounded annually to get required sum। पहले तो सवाल समझिए कि सवाल में क्या चीज गिवन है, क्या फाइंड करना है। 9 लाख रुपया 8 साल बाद चाहिए, तो ये 9 लाख की वैल्यू है ये आज की नहीं है, ये कब की वैल्यू है? फ्यूचर की वैल्यू है। तो अगर आपको फ्यूचर में पैसे चाहिए तो 9 लाख आपका क्या हुआ? अब हर साल के एंड में कितने पैसे जमा करवाते रहो, तो एक सीरीज फाइंड करवाना चाह रहा है तो आर फाइंड कर लेंगे एस तक। ये सिंपल एन्युटी का एक टाइप है। तो क्या करोगे, आपका सवाल बन जाएगा एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 ओवर m। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एनुअली है। तो 900,000 हमारे पास s है
आर हमने फाइंड करना है 1 प्लस 0.10 की पावर 8 माइनस 1 ओवर 0.1 787 आर इज इक्वल टू 787। क्या आपने 78700 हर साल कैड में जमा करवाते रहोगे? जैसे ही 8 साल गुजरेंगे आपके पास 9 लाख आ जाएगा और जो आपने काम करना है वो कर ले। वो कहता है कि आपको फ्यूचर पॉइंट किसी भी पॉइंट पे आपको पैसे चाहिए होते तो आप रेगुलर इंटरवल के साथ एक सीरीज बनाते हो। ये एनुटी ही है, परपेचुअली बेसिकली एनुटी है, लेकिन उसमें क्या होता है टाइम डिफाइन नहीं होता। इसमें और एनुटी में क्या फर्क है? ये एनुटी एक टाइप है। एनुटी तो ड्यू भी हो सकती है, ऑर्डिनरी भी हो सकती है, उसमें प्रेजेंट वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अलग से सिंकिंग फंड बताया गया, एनुटी ही है ये। बस ये है कि वो डेफिनेशन में एक नंबर का सवाल है, सिंकिंग फंड क्या है। बस आपने सिंपल कहना है कि जब फ्यूचर पॉइंट इन टाइम में आपको पैसे चाहिए होते हैं, आप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो पैसे इकट्ठे करोगे वो सिंकिंग फंड है। ये तो एनुटी की डेफिनेशन ही हो गई। नहीं, एनुटी की डेफिनेशन में प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी है। एनुटी की डेफिनेशन क्या है? सीरीज ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। उसमें ये नहीं लिखा हुआ फ्यूचर इन टाइम, फ्यूचर एट पॉइंट इन टाइम का डेफिनेशन में जिक्र नहीं। उसके बाद हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। उससे पहले कि ये प्रोजेक्टर थोड़ा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं बंद ना हो जाए, हम पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ताकि कल के सवाल हमारे कुछ बन जाए। सिंकिंग फंड में पीवी फाइंड करते होते हैं, पी भी फाइंड हो सकता है। जैसे आप सिंपल 9 लाख आपको चाहिए ना, 9 लाख को पहले पी पे लेकर आ जाए, जीरो पे। अगर जीरो पे लेकर आएंगे तो पी हो जाएगा, फिर पी रख कर आर फाइंड कर लें। आंसर वही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू है मेरे भाई आपके पास। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है सारी वैल्यू जो फ्यूचर में है उसको जीरो पे ला, दैट इज अ प्रेजेंट वैल्यू। अब है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कोई चीज माइनस हो रही है, क्योंकि नेट का लफ्ज मतलब ही यही है। नेट जब भी लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, इसका मतलब है कोई चीज किसी में से माइनस करनी है। अब सपोज दैट आप एक मशीन खरीदते हो, मशीन आपको फायदा देती है 3 साल के लिए। सपोज दैट पहले साल 5 लाख का फायदा दिया मशीन ने, दूसरे साल 8 लाख का फायदा दिया मशीन ने, तीसरे साल 4 लाख का फायदा दिया। अगर आपसे ये कोई पूछे कि इनकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके दे, तो 5 लाख के ऊपर 1 साल, 8 लाख के ऊपर 2 साल और 4 लाख के ऊपर 3 साल का फैक्टर लग जाएगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, क्योंकि ये पैसे हमारे पास आए हैं। अच्छा, जब मशीन को आप इस्तेमाल करके ये कमा रहे हो पैसे, क्या कोई खर्चा भी हो रहा होगा साथ? पॉसिबल है ना खर्चा होना। तो कहते हैं जी पहले साल खर्चा हुआ आपका सपोज दैट 3 लाख, दूसरे साल खर्चा हुआ आपका 5 लाख, तीसरे साल खर्चा हुआ आपका 150,000। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये है इनफ्लो आपका, और जो नीचे आपने लिखा है ये क्या है आपका? आउटफ्लो। जो पैसे आपके पास आएंगे इनफ्लो, जो पैसे आपके खर्च होंगे आउटफ्लो। अगर आप इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लो और उनको आपस में माइनस कर दो तो उसे बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलेंगे? मतलब अगर आप इन सब को किस पे लेकर आओ तो उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। अगर इन सब को भी जीरो पे लेकर आओ इसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। दोनों की वैल्यू एक एक आ गई क्योंकि प्लस हो जाएगी ना जीरो पे आकर सारे, तो इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे उसे बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलेंगे? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या बना? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। बताना जब नजर ना आए तो। प्रेजेंट वैल्यू, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ। आपका एक ही टारगेट है,
क्वेश्चन के अंदर देखना ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है, और उसका टाइम क्यों देखना है भला? क्योंकि आपने जीरो पे लाना है उसको, तो ये तो देखना है ना किस टाइम का फैक्टर लगाऊंगा मैं। तो पहले देखना है कि ये इनफ्लो है या आउटफ्लो, और फिर क्या देखना है? टाइम उसका। ठीक होगी बात? चलें जी, तो फिर एक सवाल करें। एनपीवी का फार्मूला क्या हुआ? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इसके दो तरीके हैं वैसे करने के, वो बाद में देखते हैं। कि आप ऐसा करो, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो, माइनस कर दो। दूसरा तरीका है कि आप पहले इनफ्लो और आउटफ्लो को आपस में माइनस कर दो, फिर बाद में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लो। बट इस बात का ख्याल रखना है कि इनफ्लो और आउटफ्लो वही आपस में माइनस होंगे जिसका टाइम सेम होगा। अगर टाइम सेम नहीं तो आपस में माइनस नहीं। अब आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। कहते हैं कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज ₹500,000, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, बल्कि कैश इनफ्लो लिख लो। ईयर 1 पे 2 लाख, ईयर 2 पे 3 लाख, ईयर 3 पे 1 लाख। रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10% कंपाउंडेड एनुअली, और इसमें होता है कंपाउंडेड एनुअली है। फाइंड नेट प्रेजेंट वैल्यू, फाइंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले आप मुझे बताएं, ये जो 5 लाख लिखा हुआ है ये इनफ्लो है या आउटफ्लो? आउटफ्लो है। और है कब? टाइम क्या है इसका? जीरो। जब कोई चीज खरीद रहे हो ना या बेच रहे हो ना, जिस टाइम पर, उस टाइम का वो कैश फ्लो होता है। तो आज अगर मशीन खरीदेंगे तो 5 लाख रुपए हमारा जाएगा। अब एक्सपेक्टेड उसको इस्तेमाल करोगे तो पहले साल आपको कितने पैसे मिल गए? 2 लाख। दूसरे साल 3 लाख, तीसरे साल 1 लाख। ये तीनों क्या है? इनफ्लो। ये क्या है? इनफ्लो। आउटफ्लो भी गिवन है, इनफ्लो भी गिवन है। दोनों की लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू, आपस में माइनस करेंगे, एनपीवी आ जाएगा। जैसे अब मैं पहले फाइंड करना चाह रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो पहले है जनाब 3 लाख ओवर 1 प्लस 0.10 की पावर 1। इसके ऊपर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा हूं। एनुटी क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि सीरीज नहीं है। सीरीज ऑफ फिक्स इंस्टॉलमेंट सीरीज है बट अमाउंट डिफरेंट है। फिर 2 लाख ओवर 1 प्लस 0.10 की पावर 2। पहले 2 लाख है, चले पहले 2 लाख करो, फिर 3 लाख प्लस 100,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 की पावर 3। ये 1 प्लस के बगैर आप डायरेक्ट 1.1 भी लिख सकते हो। अब हम ये सारा कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, क्या आया? 504,883। अब ये आपने डिसाइड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है या सिंपल इंटरेस्ट लगना है। कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है या सिंपल इंटरेस्ट लगना है, ये आपका फैसला होगा। ठीक होगी बात? यहां तक क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो गिवन है, वो कितनी है? 5 लाख। जब भी कोई कॉस्ट या कैश प्राइस गिवन हो वो हमेशा कैश प्रेजेंट वैल्यू। हमें चाहिए एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। मतलब जो हमारा फायदा, आउटफ्लो मतलब जो हमारा खर्चा। इनफ्लो मतलब कोई भी फायदा, वो इनफ्लो है।
तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 488। ये पॉजिटिव है नेगेटिव? अगर पॉजिटिव है तो मशीन खरीदना आपके फायदे में है, और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो मशीन का खरीदना आपके नुकसान में होता, क्योंकि आपका इनफ्लो आपका ज्यादा है इसमें। तो अगर इनफ्लो और एनपीवी पॉजिटिव आ जाए तो बात फायदेमंद होती है, आपका प्रोजेक्ट आपका मशीन खरीदना बेहतर है। और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो हम मशीन ना खरीदते, ना ही किसी को खरीदने का मशवरा देते। तो आप लिख ले एनपीवी पॉजिटिव है तो ये वाइबल होता है। वाइबल का मतलब क्या होता है? फायदेमंद। और इफ एनपीवी नेगेटिव हो तो नॉट वाइबल, नॉट प्रॉफिटेबल। तो ये मशीन खरीदना फायदेमंद है। रेजिडुअल वैल्यू का पता है? मशीन की रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं? उसकी लाइफ के बाद जितने की वो बिकती है। रेजिडुअल वैल्यू किसे कहते हैं? मशीन अपनी लाइफ खत्म होने के बाद जितने की वो सेल आउट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वैल्यू। वो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो? इनफ्लो होगा, जाहिर सी बात है, पुरानी मशीन बेच के हमारे पास पैसा आ रहा। अगला एक सवाल लिखे फिर इस तरह का है, ये बात समझ लग गई है? किसी ने कोई बात पूछनी है? जो सो रहे हैं वो बंदा पूछना चाहते हैं तो पूछते, हो सकता है दरमियान में आंख बंदे खुल जाती है थोड़ी बात। ठीक है, चले जी, फिर और सवाल लिखो। एनपीवी क्या है? कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज ₹800,000. Expected inflow over its life, ईयर 1 में 3 लाख, ईयर 2 में 3 लाख, ईयर 3 में 4 लाख। रेजिडुअल वैल्यू is ₹100,000. Find NPV if discount rate is 15%. हाँ जी, करो जरा इसकी एनपीवी मुझे फाइंड करके बताओ। रेजिडुअल वैल्यू हमने क्या बताया था? ये बताया था कि एसेट जब लाइफ खत्म हो जाती है उसकी, वो कितने का एज अ स्क्रैप के तौर पर बिक जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव? पेन उसके सैंपलिंग के हो गए थे क्वेश्चन अलग, सैंपलिंग के उसमें दूसरे भी ऐड करते हैं मिक्स वाले, वो नहीं किया, वो मुझे शेयर तो कर देना, ठीक है ना? वो मिक्स में खुद ऐड कर लूंगा तो वो मुझे शेयर कर देना अलग से। 50 पॉजिटिव नेगेटिव? 50 आप कितना आंसर कितना है? अच्छा, इसमें एनपीवी के क्वेश्चन के अंदर क्या देखना है? फायदा और नुकसान, फायदा और खर्चा, नुकसान, फायदा और खर्चा और टाइम, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। फायदा, खर्चा और टाइम, ये तीनों चीजें अगर आप लोग सही कर जाओगे तो एनपीवी का सवाल आपका है, वरना नहीं। अब आए जरा, ये 8 लाख क्या है आपका? आउटफ्लो। इनफ्लो या आउटफ्लो बताओ? कॉस्ट है ना तो खर्चा है।
ये भी इनफ्लो, ये भी इनफ्लो, ये भी इनफ्लो और ये भी इनफ्लो, 4 इनफ्लो है और एक आउटफ्लो है। आउटफ्लो भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, दरमियान में वो कहता है जी मैंने तीसरे साल रिपेयर करवाया, ऐसा हो सकता है। आपने सिंपल देखना है, आपको फार्मूले आते हैं, या एनपी लगेगा या कंपाउंड टेस्ट लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट यहां नहीं आता, सिंपल इंटरेस्ट का रिवाज ही नहीं होता यहाँ। एनपीवी फाइंड करते वक्त लगता ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब आप देखिए, अगर मैं आप यहां पर लिखूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, बताओ पहला इनफ्लो कितना है, किस टाइम पर है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15 की पावर प्लस। दूसरा इनफ्लो कितना है, मैं डायरेक्ट लिख दूं 1.15 क्योंकि एक ही बात है, 2 प्लस। तीसरा इनफ्लो कितना है, 5 लाख। तीसरे साल पे 4 लाख, ये 1 लाख, क्योंकि 3 साल उसकी लाइफ है। जैसे ही लाइफ खत्म होगी उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी आपने उसको सेल कर देना है, वो भी पैसे आपको मिल गए। आप ऐसा भी लिख सकते हो 4 लाख ओवर 1.15 की पावर 3 प्लस 1 लाख ओवर 1.15 की पावर 3, नॉट 4, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू आपको उसी साल मिलती है जो उसका आखिरी साल होता है। तो आप दोनों को प्लस करके लिख दो या दोनों को अलग अलग लिख दो, लेकिन नीचे फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर का टाइम सेम है। बात नहीं समझ रहे हो? देखें, 3 लाख इनफ्लो पहले साल का, 3 साल दूसरे लाख का और तीसरे साल का 4 लाख। जब तीसरा साल खत्म हो गया, वो जो आपने मशीन है बेच देनी है, कितने की बिकेगी, 1 लाख की, वो भी तो इनफ्लो है। तो तीसरे साल का इनफ्लो 5 लाख है, 4 लाख नहीं है। उस 5 लाख को लिखने के 2 तरीके हैं, या तो 4 लाख और 1 लाख अलग अलग लिख लो, लेकिन नीचे टाइम फैक्टर बराबर, या तो क्योंकि दोनों एक ही टाइम के हैं तो प्लस कर सकते हो, अलाउ है। तो दूसरा तरीका कार क्या है कि इस फैक्टर की जगह आप 5 लाख ओवर 1.15 की पावर 3 लिख सकते हो। ये बात समझ आई या नहीं? असद, आखिरी 2 इनफ्लो अगर सेम टाइम पर आ जाए ना तो दोनों को प्लस किया जा सके। सेम टाइम पे तो कम, अगर आउटफ्लो 2 एक ही टाइम पर है तो नेट कर दिया करो, क्योंकि एक टाइम की अमाउंट प्लस माइनस की जा सकती है। अब इसका कितना आंसर आ गया? नहीं 3,28,000। नहीं 1 2 3 8164, ये आ गया आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आपके पास है, वो कितना है, 8 लाख। एनपीवी, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस 1647, पॉजिटिव नेगेटिव, मशीन खरीदनी है या नहीं खरीदनी? गॉट इट? कल आपने एक सवाल कहा था कि उसने कहा था कि एक मशीन की लाइफ 5 साल है, एक मशीन की लाइफ 7 साल है। उसने उसकी कॉस्ट बता दी और बिल बता दिया कि उसके अंदर सालाना सेविंग इतनी है। अब क्या करेंगे हम, पहले सेविंग की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे दोनों की, और उसमें से उसकी कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास दोनों की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी एनपीवी, वो ज्यादा फायदेमंद है। मतलब अगर आपको 2 मशीनें दे दी गई और आपसे पूछा जाए कौन सी मशीन खरीदोगे, तो जिसकी प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है। ओके की बात? चलो जी, ये तो था नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा कल इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे, क्योंकि मेन आज हमने वो दो सवाल आपके वो करने, एक मैंने करवाना है, एक आपने कल करना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। क्वेश्चन नंबर 32 बड़े ध्यान से सीखना है, क्योंकि कल आपका काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बिल्कुल इसी पैटर्न पे कर लेना। An individual plans to borrow 400,000 to buy a new car। ये आजकल की बात नहीं है, पुरानी बात है। नई गाड़ी खरीदने के लिए उसको 4 लाख चाहिए। The loan will be for 3 years at 12% annual rate compounded monthly। कहता है 4 लाख रुपया गाड़ी खरीदने के लिए भी लेगा, वापस भी तो करना है।
कहते हैं ही कैन पे 12,500 पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले एक साल पर मंथ के हिसाब से 12,500 पे करेगा। What amount would be required to pay during the next 2 years in order to repay the whole loan? अब आप देखें, ये आपके पास टाइमलाइन है। आज आपको कितने पैसे मिल गए? आपने ये एक साल तक 12,500 पे करते रहे पर मंथ, ऐसा ही है। कहते हैं अगले 2 सालों में पर मंथ कितनी पे करे कि उसका पैसे खत्म हो जाए। अब आप मुझे बताएं, जितना हमने पे कर दिया वो माइनस कर दो, बाकी की किस्तें बना लो। पता नहीं क्या सवाल था, आप देखें यही सवाल है ना, सवाल तो समझ लग गया ना। 4 लाख लोन है, 12,500 के हिसाब से आपने 12 किस्तें पे कर दी, राइट। बाकी जो लोन है उसकी 2 साल की किस्तें बनानी है, ऐसा ही है सवाल। अब सबसे पहले देखें, वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पेमेंट। यहां पर आपने इस ये टाइम के बाद आपने किस्तें बनानी है। इस 4 लाख को उठाओ, यहां पर ले आओ, 1 पे लेकर आएंगे ना, 1 के उसके 1 के बाद 2 साल की किस्तें बनानी है। 0 से 2 साल नहीं करने पूरे, 1 से 2 साल आगे हैं। तो 4 लाख को लेकर जाओ, कंपाउंड लगेगा या एनुटी लगेगा? 4 लाख के ऊपर कंपाउंड लगेगा या एनुटी? कंपाउंड, क्योंकि एक सिंगल अमाउंट है। सीरीज S इज इक्वल टू T इंटू 1 प्लस I ओवर 12 की पावर 12n। 4 लाख इंटू 1 प्लस रेट कितना है? 0.12 डिवाइड बाय 12 की पावर 12 इंटू 1, क्योंकि एक साल के बाद आना है। कितना लोन बन गया आपका? 450,730। अब इसमें से जितनी पेमेंट हो गई है वो भी तो माइनस करनी है। अच्छा, पेमेंट तो आपकी हर महीने 12,500 है, हम उसको भी 1 पे इकट्ठा कर लेते हैं। तो 12,500 इंस्टॉलमेंट का एस फाइंड करोगे या पी? अगर पी फाइंड करोगे तो 0 पे आ जाओगे। और आपने किधर जाना है? यहां पर ये आप खड़े हो तो ये किस्तें हैं यहां पे, तो फ्यूचर में जाना है एनुटी या कंपाउंड। और फिर खुदा करो, हर महीने एनुटी एस फाइंड कर लो एनुटी के जरिए। R इंटू 1 प्लस I ओवर 12 की पावर 12n माइनस 1 ओवर I ओवर 12। R मेरे पास 12,500 है, 1 प्लस 0.12 डिवाइड बाय 12 की पावर 12 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 0.12 डिवाइड बाय। अच्छा, ये सवाल ना लाजमी खप खुप के आया करो, फिर मेरी स्पीड आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप लोग पैसे उठ के आ गए, चले आंसर बताएं। आंसर कितना? 158,531। आज ये 158,531, ये क्या है? वैल्यू ऑफ पेमेंट। और इस दिन वैल्यू ऑफ डेट क्या है? 450,730। वैल्यू ऑफ डेट में से पेमेंट निकाल दो, बाकी जो बचेगा वो बचेगा रिमेनिंग लोन। उसको पी रख कर आर फाइंड करोगे अगले 2 साल के लिए, या एस रख कर आर फाइंड करोगे? पी रख कर, क्योंकि यहां पर आप हो और यहां की किससे बनानी है। तो इसमें से माइनस कर दो 158, क्या था? 158,531। बाकी कितना लोन बच गया आपका? 292,198। इसकी किस्तें बनाए 2 सालों के लिए। इसको पी रखकर फाइंड करेंगे या एस रखकर? पी। तो एनुटी का फार्मूला लगा दो, आर फाइंड हो जाएगा। P इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस I ओवर 12 की पावर माइनस 12n ओवर I ओवर 12। आ गया आंसर? 292,198 इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 12 की पावर माइनस 12 इंटू 2। ये सारा फैक्टर डिवाइड हो जाएगा तो R किसके बराबर आ गया? 755। अच्छा, ये सारे इतने बड़े बड़े जीनियस बैठे थे इस सवाल में। आप बताओ, ये तो वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में ये करके आ गए थे।
उसने कहा था 1 साल तक 12,500 पे कर दिया, बाकी की क्या इंस्टॉलमेंट होगी कि बाकी लोन पे हो जाए, तो पहले बाकी लोन फाइंड कर लिया। 12,500 की केस थी और 4 लाख हमारे पास टोटल लोन था। टोटल लोन को 1 पे लेकर गए, पेमेंट को 1 पे लेकर गए, आपस में माइनस करके क्या फाइंड हो जाएगा, रिमेनिंग लोन, और उसको पी रखकर आर फाइंड कर ले डायरेक्ट। ये तो फिर जुल्म हो गया ना, ये तो फिर आपने फाइनेंस को गाली दे दी, क्योंकि फाइनेंस का मेन मकसद ही, फाइनेंस मुश्किल क्यों समझा जाता है, सिर्फ टाइम वैल्यू नहीं सही बराबर करते। क्लियर होगी बात। अब मजे की बात बताऊं, क्वेश्चन नंबर 35 मैं पढ़ देता हूं, करना आपने खुद है। उसके अंदर सेम क्वेश्चन है, कहता है अ फर्म विल नीड 300,000 एंड ऑफ द 3 years। ये 3 लाख एस है या पी है, एस है। कब का एस है, तीसरे साल पे। द फर्म डिसाइडेड टू डिपॉजिट 20,000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग दीज 3 years इनटू एन अकाउंट। कहता है वो 20,000 रुपए हर साल, हर क्वार्टर के शुरू में एनुअली ड्यू। कहता द अकाउंट विल यील्ड 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। कहता पहले साल 12% रेट था और हम 20,000 पे कर रहे थे। कहता बताओ आखिरी 2 साल में कितना रेट हो उसी इंस्टॉलमेंट के ऊपर कि हमारा लोन पे हो जाए। पिछले सवाल के अंदर उसने रेट चेंज नहीं किया था, इंस्टॉलमेंट हमने फाइंड की थी। इस सवाल के अंदर इंस्टॉलमेंट नहीं चेंज हो रही, रेट चेंज हो रहा। अब बिल्कुल वैसे ही पहले 1 साल के बाद फाइंड कर लेंगे रिमेनिंग लोन, उस रिमेनिंग लोन को पी रखकर आई फाइंड करेंगे, क्योंकि आर तो 20,000 गिवन है, आर भी 20,000 गिवन है, टाइम 2 साल हो जाएगा, रेट हम फाइंड कर लेंगे। और पी की जगह क्या आएगा, रिमेनिंग लोन। थोड़ा सा एड भी दे देता हूं, उसमें आपका 3 लाख यहां पे पड़ा हुआ है, और इसको 1 पे लाएंगे तो इसका पी फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए। जो पेमेंट की है वो यहां पर है, पहले साल पेमेंट, इसका एस फाइंड करेंगे और इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, रिमेनिंग लोन। उसको पी रखकर आर गिवन है आई फाइंड कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर ये सवाल ना हुआ तो फिर ये जंबो, ठीक है। अच्छा अगला सवाल आप लोगों ने कहा कि एक सवाल, टाइम है थोड़ा सा, ये 37 था किसी का, चले फिर भी मैं करवा दूंगा। आपने ना कल सवाल करने हैं अप टू 47, अप टू 40। पिछले सारे सवालों को देख लेना कि जो आपके सवाल मसला क्रिएट कर रहे थे, सिर्फ 2 सवाल नहीं है, ये जो पिछले एचपीवी के नहीं हुए वो भी आपने करने हैं, जो पिछले सवाल नहीं हुए वो भी है, ठीक है।